अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं सबसे पहले सवाल की तरफ आपकी तरफ जाऊंगा। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि बिन एसन जो प्रोजेक्ट है वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी एसडीए से अप्रूव्ड है। तो इसकी मार्केटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप कराची में क्यों करते हैं? ये तमाम चीज़ें हैदराबाद जामशोर में क्यों नहीं होती, जबकि आप मार्केटिंग भी कराची में करते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि ये कराची का प्रोजेक्ट है। तो मुझे क्लियर करें कि ये मसला क्या है, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो सही तरीके से चीज़ को समझ सकें। देखें, पहले तो आपका जो सवाल था कि कराची में क्यों करते हैं, मैं बेसिकली 2006 से गवादर में डेवलपमेंट कर रहा हूँ, गवादर का प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। तो फिर तो ये भी होना चाहिए था कि मैं गवादर का माल कराची में क्यों बेच रहा हूँ। सही, ये भी सही है। तो देखें, कराची अब कंजस्टेड होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। कराची को फैलना चाहिए था हमारे साथ बाहर की तरफ, लेकिन वो ऊंचाई की तरफ गया, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। अब हमारे पास जो नए एरियाज़ हैं वो सिवाय M9 के इसके अलावा हम कहीं जा नहीं पा रहे। अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम देखें 42 हॉक्स बे, वो नाकाम हुई। MDA स्कीम देखें, वो नाकाम हुई। अब आपके पास एरिया कौन सा है? M9 जो कराची, हैदराबाद, हैदराबाद से नूरियाबाद। नूरियाबाद सेंटर है आपका इंडस्ट्रियल इस्टेट के हवाले से। तो कराची से आप नूरियाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हैदराबाद से नूरियाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मेन मरकज़ होने जा रहा है आने वाले 5 से 10 सालों में कि आपकी जो रिहाइश है, आपके जो लोग हैं, वो 25 से 30 लाख में इस वक्त अगर प्लॉट लेना चाहेंगे तो इन एरिया के अलावा कहीं और नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आएगा। दूसरा SDA, जिस तरह कराची में MDA है, आपका मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इसी तरह जो एरिया इन्होंने मार्क किया हुआ है वो SDA 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे पास 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमने किसी ना किसी इदारे से NOC लेनी है तो वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी आता है। SBCA, पहले SBCA जो था वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल है कोई और वर्ड होता था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था। हाँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल नहीं, ये तो अब हो गया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल पहले अथॉरिटी। KBC थी। KBC था। तो वो सिंध, पूरे सिंध को वो ऐसा ही डील कर रहा है। तो ऐसा इसी ही। तरीके से 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे इस एरिया को डील कर रहा है। अच्छा सर, मैं इस बात से आगे थोड़ा सा चल के एक दूसरी चीज़ इसी में जनरेट कर लेता हूँ। मुझे ये एरिया बता दें, क्योंकि बड़ा मसला है। क्योंकि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कहता है कि ये एरिया हमारा है, यहाँ तक है, और 7 डेवलपमेंट बोलता है कि ये एरिया हमारा है। ये थोड़ा सा इस मौके का मैं फ़ायदा उठा के ये आपसे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। मुझे इसकी लोकेशन प्रॉपर बता दें कि कहाँ तक जो है 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी आता है, उसके बाद मली डेवलपमेंट अथॉरिटी शुरू होता है। देखिए, हम इधर 3 जगहों पे काम कर रहे हैं ना। M9 पे अगर हम देखें तो हमारा जो देह है, अगर आप कराची के हवाले से देखें तो पहले ये गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पहले देह होता था, फिर ये एरिया डिवाइड हुआ, फिर ये हाउसिंग स्कीमें मुख्तलिफ में हुआ। तो इसी तरीके से हम जिस देह में काम कर रहे हैं वो हतल बुद्ध कहलाता है। हतल बुद्ध, दे बब्बरबंद, ये सब पहले उसमें आते थे दादू डिस्ट्रिक्ट में। फिर इन्होंने इसको 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी किया, जो लकी वन से लेके और आपका सरी इंटरचेंज या उसके बाद जो आपका एग्जिट 7-8 कहलाता है, वहाँ तक ये 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी आता है। उसके बाद वहाँ से आपका जामशोरो जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से हैदराबाद मास्टर प्लान आता है, जिसमें थाना बुला खान और उससे आगे का एरिया शामिल है। तो हमारे पास थाना बुला खान, हैदराबाद मास्टर प्लान की भी NOC है, जो हमारा बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से है। और बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन सिटी फेज़ 1, ये SDA की दोनों NOC लेके हम बैठे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बात बताएं कि इस वक्त जो आपने NOCs वगैरह की बात की, इस वक्त में पूरे एरियाज़ की हम ज़ाहिर रिसर्च भी करते हैं और इस पर देखते भी हैं अपनी। मुझे ये बताएं, इस वक्त अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें 50% ऑफ दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और बाकी जगहों पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त आप क्या रेट दे रहे हैं, और ये 50% डिस्काउंट की क्या बात, मतलब क्या ऐसी ख़ास वजह है 50% डिस्काउंट देने की, जबकि माल तो आप लोगों का, और जो इस वक्त मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स आपके पड़े हैं वो तो 100% एक्यूरेट है। तो क्या वजह है इस पर 50% डिस्काउंट दें? मार्केट इतनी भी गिरी हुई नहीं है। देखिए, मार्केट गिरी हुई नहीं है। हम अगर ये कहें कि मार्केट गिरी हुई है, लेने वाले लोग ले रहे हैं, एतमाद की कमी है लोगों में। बिल्डर के ऊपर एतमाद कम आता है। लोग समझते हैं कि जैसे एक पहले हम सुनते थे कि दादा लेता था और पोते को भी नहीं मिलता। सही है। हमने वो बात यहाँ पे ख़त्म की सही। कि आप आएँ, हमारे प्रोजेक्ट को आप विज़िट करें, आप उस जगह को पसंद करें जहाँ आप प्लॉट लेना चाहते हैं, और आज ही से अपनी डेवलपमेंट, अपनी कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करें।
ओके। तो हमने लोगों का इत्माद हासिल कर रहे हैं। जब तक लोगों का इत्माद हासिल नहीं होगा, लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाते। नहीं जाएंगे। 50% डिस्काउंट की पॉलिसी ये है कि हम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाह रहे हैं कि आप आएँ, हमसे एक फ़ायदा उठाएं। अगर हम वहाँ पे प्लॉट कोई हमारा 50 लाख का है, अगर हम 26 लाख का दे रहे हैं, तो ये बेस्ट मौका है कि आप इस वक्त अपने प्लॉट पे, यानी कि आप हमसे फाइल नहीं ले रहे, आप हमसे अपने प्लॉट की ले रहे हैं, आप प्लॉट की पोजीशन ले रहे हैं। और पोजीशन के साथ साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसको सब लीज की तरफ भी लेके जा रहे हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान M9 में उन प्रोजेक्ट्स में शामिल है जहाँ पे सब लीज स्टार्ट हो चुकी है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे इसी रेट्स के हवाले से क्या ओवरसीज़ के लिए कोई ऑफ़र है इस वक्त आपके पास, या इसी में ही कोई आपके पास कोई प्लान? जी देखें, ओवरसीज़ के लिए हमने बड़े अच्छे अच्छे प्लान रखे हुए थे। एक ओवरसीज़ ब्लॉक हमने निकाला हुआ था। ओवरसीज़ जितने हाँ, भी मतलब है नहीं। अभी हमने उसको लॉन्च नहीं किया। ओके, लॉन्च हमने उसको सेव करके रखा है। ओके, देखें, ओके। आप अगर मईशत की बात करें ना, तो इस वक्त हमारी रियल इस्टेट बहुत नीचे की तरफ आई हुई है। लोगों का जो बाहर ओवरसीज़ को अगर आप देखें ना, तो वो कराची पे या पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट करते हुए ना थोड़ा सा सोचते हैं। अच्छा, हम इसको उल्टा लेते हैं। मतलब ये टाइम होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का कि जब मार्केट नीचे आई हुई हो। लोग उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मार्केट में तेज़ी आ रही होती है, लोग अंधाधुंध खरीदारी कर रहे होते हैं। शऊर की कमी है सर। बस वही बात है कि जहां शऊर और इत्माद आ जाए ना, असल में जो लोग समझदार हैं वो इस वक्त खरीदारी करके बैठे हुए होते हैं कि चलें भाई, हमने एक रिस्क ले लिया। हम कहते हैं ना बिजनेस में एक रिस्क है, तो हमने भी एक रिस्क ले लिया। हमने ज़मीनें ले ली अच्छे टाइम पे, अच्छे टाइम पे उसको डेवलप कर दिया। इसके बाद हमारी बारी है कि हम फ़ायदा उठाएंगे। इस दौरान जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने हमसे प्लॉट्स लिए, हमारे साथ डेवलपमेंट की, अब उनका टाइम है कि उसको फ़ायदा उठाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब मैं आ रहा हूँ आपकी डेवलपमेंट की तरफ। आपका कहना ये है कि आपने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, जो मेरी आपसे तफसील से बात हुई है, जो कि आपने मुझे थोड़ी बहुत दिखाई भी। तो कौन सी ऐसी खास डेवलपमेंट है? वो तो हर कोई हल्की फुल्की डेवलपमेंट तो हर बिल्डर कर लेता है। आप मुझे स्पेशल तफसील बताएं कि डेवलपमेंट के हवाले से। देखिए, जैसे आपने बोला ना, हल्की फुल्की डेवलपमेंट तो सभी कर लेते हैं। असल में डेवलपमेंट एक मुश्किल मरहला है। मुश्किल मरहला इसलिए कि माल बेचना बहुत आसान है, उसको डेवलप करके लोगों को हैंड ओवर करना ना, उससे बड़ा मुश्किल मरहला होता है। क्योंकि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, हमें महकमों को भी देखना होता है, वहाँ के मसले मसाइल को भी देखना होता है। जब आप ज़मीन लेते हैं, उसकी पोजीशन लेते हैं, जब आप उस पर डेवलपमेंट करते हैं, तो फिर मुश्किलात आती हैं, उनको भी फेस करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम फेजेस से गुज़र के डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट हमने तमाम स्कीमों को मद्देनज़र रखते हुए की कि आने वाले वक्त में आपकी रोडों की जो चौड़ाई है, गलियों की चौड़ाई है, वो किस तरह होनी चाहिए। कराची में पहले हम नॉर्थ नाज़माबाद में जाते थे, तो हमें वो गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी लगती थी। लेकिन आज अगर हम वहाँ पार्किंग ढूंढते हैं, तो हम कोई 5वें या 6ठे घर के आगे कहीं पार्किंग मिलती है, और वहाँ भी कुछ देर के बाद हमें कहा जाता है भाई यहाँ से गाड़ी हटा दो, क्योंकि हमें गाड़ी खड़ी करनी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो गलियां रखी, सबसे छोटी गली 120 गज़ की हमने 40 फीट की गली रखी है, ताकि आने वाले 50-60 साल तक लोगों को ये मुश्किल ना हो कि रोडें छोटी हैं या बड़ी हैं। जितनी बड़ी रोड्स होंगी, उतनी आपकी कॉलोनी, आपकी हाउसिंग स्कीम की जो वैल्यू है वो ऊपर की तरफ जाएगी। जितनी छोटी गलियां होंगी, उतनी कंजस्टेड होगी। अब शहर कराची को अगर आप देख लें, पुरानी स्कीमों को आप देख लें, छोटी गलियों की वजह से लोग छोटी उसमें प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, पानी, बिजली, गैस में। अब जो ये M9 है, M9 के ऊपर जितने भी बिल्डर काम कर रहे हैं, सबका विजन एक दूसरे को देखते हुए बड़ा हो रहा है। हमने दूसरी स्कीमों को देखा कि उसने फला ने ये रोड बनाई, हम उससे अच्छी रोड बनाएं, फला ने ये डेवलपमेंट की, हम उससे अच्छी डेवलपमेंट करें। ये एक कंपटीशन चल रहा है, और इस कंपटीशन में जो लड़ रहा है वो फ़ायदा उठा रहा है, और इसका फ़ायदा जो हमारे परचेज़र हैं, जो प्लॉट ख़रीदने वाले हैं, उनको होगा। ओके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो M9 रोड बना हुआ है कराची से हैदराबाद या हैदराबाद से कराची तक का, इसमें क्या आपको कट्स दिए हुए हैं इन लोगों ने, या उसके लिए आप सर्विस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा मरहला है। मैं जब भी विज़िट पे जाता हूँ, तो मुझे फिर M9 के वो रास्ते ढूंढने पड़ते हैं जहाँ से मैं किसी तरीके से सर्विस रोड पे उतरूँ। तो ये मरहला कब तक मुकम्मल हो जाएगा आप लोगों का? देखें, जब हम ज़मीन ले रहे थे ना, जब हम गवादर में प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो गवादर की सूरत हाल देखते हुए हमने कहा एक शहर में, हमारे कराची में, हम ज़रूर कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसमें हम लोगों को डिलीवर कर सकें, एक नाम हो सके। तो ये बिन एहसान मेरे वालिद का नाम है। हम तो चाहते हैं कि हमारे अपने वालिद के नाम की जो हाउसिंग स्कीम हो, वो फुल टाइम डेवलपमेंट के साथ बेहतरीन तरीके से डेवलप हो। तो हम जब ज़मीन देख रहे थे, तो हमारे लोग कहते थे कि नखरे बहुत हैं,
मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं फैसल भाई, हम ये देखते थे कि जहाँ डेवलपमेंट आसान हो, तो आपने जो इंटरचेंज का बोला ना, हम इंटरचेंज के करीब देखते थे कि अगर हम कराची से आ रहे हैं या हैदराबाद से आ रहे हैं, जितना करीब आपके इंटरचेंज होगा, क्योंकि अब आप M9 पे आते हैं तो राइट और लेफ्ट आप मुड़ नहीं सकते, आपको पास जब तक इंटरचेंज नहीं होगा या आप अपना इंटरचेंज बनाए वो आप बना नहीं सकते, उसके लिए आपकी कॉस्ट इतनी है तो आप वो प्लॉट उस रेट पे नहीं बेच सकते। तो हम ये देखते थे कि हमारी वो ज़मीन जहाँ पे हम डेवलप कर सकें, जहाँ हम पानी बिजली गैस प्रोवाइड कर सकें और इंटरचेंज हमारे करीब हो, तो वो देखने में हमें लोगों ने कहा इनके नखरे बहुत हैं, इनको ज़मीन नहीं दिखाओ, इन्होंने नहीं लेनी। लेकिन जब हमने ज़मीन ली और जब हमने वहाँ प्रोजेक्ट बनाया, NOC लेने के बाद डेवलप किया, तो जब लोग कराची से आते थे वो कहते थे यार आप फ़ला इंटरचेंज पे, लेकिन जब फ़ला इंटरचेंज से आप आते हैं तो सबसे पहली पोजीशन बिन एहसान ग्रीन सिटी की होती है, उसके बाद बाकी स्कीमों की बारी आती है। इसी तरीके से वापस आने के लिए चाहे आप हैदराबाद जाएं या कराची आएँ, तो इसी तरीके से आपने हमारे सामने से होते हुए जाना है और सामने से होते हुए आना है। तो ये पोजीशन हमारी बिन एहसान ग्रीन सिटी की सबसे बेस्ट पोजीशन है कि इंटरचेंज से हम बिल्कुल नज़दीक, ताकि लोगों को आने में और जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इस वक्त आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त डिलीवरी पे हैं? देखें, बिन M9 की अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो M9 पे हमारे 3 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। बिन एहसान ग्रीन सिटी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1, और बिन एहसान ग्रीन वैली वो हमने बहुत बाद में स्टार्ट किया। वैली को भी तकरीबन दो साल होने को हैं, लेकिन मईशत की वजह से जो मार्केट बैठी उसकी वजह से हमने ग्रीन वैली को रोका कि हमारे रेट ना गिर जाएँ। सिटी को हमने पहले लॉन्च किया था, बहुत कम रेट पे हमने लोगों को दिया था, उसको हमने पहले फोकस किया और डेवलप किया। कि सबसे पहले बिल्डर से ये पूछा जाता है कि आपका डेवलप और प्रोजेक्ट आपने हैंड ओवर कौन सा प्रोजेक्ट किया, तो हमने बिन एहसान सिटी ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 को फोकस किया कि पहले एक प्रोजेक्ट को हम डेवलप करके लोगों को हैंड ओवर करते जाएं। ठीक है। उसके बाद फिर सिटी बिन एहसान ग्रीन सिटी की है, जहां अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, उधर का भी हमारा 1 से 1.5 साल का हमने टारगेट लिया हुआ है कि हम उसको डेवलप कर सकें। और फिर वैली की बारी है, क्योंकि हम अगर कराची से M9 की तरफ आएँ तो आहिस्ता 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 अब चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, स्कीमें बनती जा रही हैं और वो हैदराबाद की तरफ आती जा रही हैं। ठीक है सर, कितने एकड़ पे है ये टोटल? हमने जब और इसमें कितने कितने गज के प्लॉट्स और आपने फार्म हाउसेस वगैरह रखे हैं? हमने जब स्टार्ट लिया था तो 96 एकड़ से लिया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। 96 एकड़ से। 96 एकड़ पे ठीक है। 120 गज, 240 गज, 100-200 गज के कमर्शियल, 400 गज की एसबियाँ और 1000-2000 गज के हमारे फार्म हाउसेस वहाँ पे हैं। जो आप आएँ, अपनी प्लॉट को पसंद करें, पोजीशन पे खड़े हों और अपने काम को स्टार्ट ले सकें। हम उस जगह की बात कर रहे हैं कि अब वो नहीं है कि हम आपको पहले नक्शे पे दिखाएंगे, फिर साइट दिखाएंगे, उसके बाद आप फैसला करेंगे। आप डेवलपमेंट देखें, आप वहाँ के जो हमने एरिया है, जो वहाँ का हमारा मेन गेट है, जो हमने वहाँ पार्क्स बनाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डाला, वो देखने के बाद आप फैसला करें कि मैंने यहाँ पे प्लॉट कहाँ लेना है, किस जगह लेना है, किस जगह अपने घर को तामीर करना है, किस जगह अपने फार्म को तामीर करना है। वो सारी चीज़ें हम डेवलप करके लोगों को अब हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं जा रहा हूँ बहुत आपके जो अहम इस वक्त जो आप अपने बिज़नेस की डेवलपमेंट चाह रहे हैं, जो बिज़नेस की भी एक डेवलपमेंट होती है जिस तरीके से आप, तो मुझे ये बताएं कि आप स्टॉक एक्सचेंज का जो है ज़िक्र भी करते रहें मेरे साथ और इस पे आप काम भी करते रहें, तो ये थोड़ा सा क्या फ़लसफ़ा है? किसी मैंने प्रोजेक्ट पे नहीं सुना, किसी बिल्डर को नहीं सुना, बड़े बड़े नाम है, कोई भी इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स नहीं सेल कर रहा। तो स्टार्ट में चाह रहा हूँ कि आप मुझे इसकी थोड़ी सी तफसील दें ताकि फिर इस पे आगे बात। देखिए, हमने भी 2 बिल्डर्स को देखा, 2-3 बिल्डर्स हैं, और उन्होंने, ये एक फ़ंड होता है जिसमें एक स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने शेयर सेल करते हैं। हम भी उसको कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो जब फ़ंड आपके पास आता है, देखें डेवलपमेंट अगर आपने करनी है ना, तो डेवलपमेंट के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप कितना माल आप बेच सकते हैं, फिर माल बेचने के साथ साथ कितनी, ये जो इस पे डेवलपमेंट पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट तो जो आप अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करें, आप उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या इसके अंदर कोई बड़े बड़े मतलब जिस तरीके से बड़े शॉप्स बनती हैं या मतलब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, अब डेवलपमेंट तो हमारी हो गई, अब डेवलपमेंट के बाद हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन की तरफ। ओके। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक
ह्यूज बजट की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए आपने फ्लैट्स बनाने, आपने बेंगलोज बनाने, आपने फार्म हाउस बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया। जितने हमारी सकत थी, जितना हमारी कुव्वत थी, हमने उसको स्ट्रीमलाइन करके एक स्ट्रक्चर डेवलप करके हमने बना दिया। लेकिन अगर हम फ्लैटों की तरफ जाते हैं, हम हाउसेस की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसमें हमने तमाम बिल्डर्स को देखा कि कौन से बिल्डर ने किस फार्मूले के तहत अपनी स्कीमों को डेवलप किया। बड़े बड़े नाम हैं, 2-3 नाम को हमने फोकस किया कि उन्होंने क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया, कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बड़ी तेज़ी से डेवलप किया, बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्ट किया और फिर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। तो तब हमें पता चला रीट्स के बारे में कि वो उन्होंने अपने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लाए और उसका जो फंड आया उससे उन्होंने जगहों को डेवलप किया। तो ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने दिया हुआ है, हमारे बैंकों ने दिया हुआ है। तो जिस तरह उन्होंने फ़ायदा उठाया, हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हम फ़ायदा उठाएंगे तो हमारे जो अलॉटीज़ हैं, जो हमारे साथ लेने वाले लोग हैं, जो नहीं ले सकते, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, वो अब हमारे साथ शेयर्स में आएँ ताकि वो अपने घर, अपने फ्लैट्स को तामीरात कर सकें, बना सकें। तो वही फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए, कानूनी तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब बेनहसान आपको रीट्स में मिलेगा। अच्छा सर, SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की इतनी हैवी जो उनकी अपने मतलब डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि कोई भी नहीं कर सकता, अब वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आप रीट्स की तरफ चले जाएंगे, तो ये रीट्स लेने के बाद इस चीज़ों को आप संभाल पाएंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल काम है, किस तरीके से मैनेज करेंगे? मैं आपको बताऊं, जब मैं कारोबार में आया ना तो बहुत छोटे लेवल से कारोबार में आया। तो जब हम गवादर गए तो हमारे लोगों ने, हमारे जो रिश्तेदार थे, अजीज़ो कारीब थे, गवादर संभाल पाओगे? इतनी दूर जाके कर रहे हो काम, बलोचों के साथ मिलके कर रहे हो, हालात ख़राब हैं। देखें, जब हम वहाँ गए तो हमें चीज़ों को समझ में आया। वहाँ बलोच जो अफसरान थे उन्होंने हमें गाइड किया, तो चीज़ें आसान होती गईं। जब आप नियत साफ़ और चीज़ों को लीगल वे में काम करने के आदी हो जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। आपको महकमे, हमारे ज़रूरी नहीं है कि हर महकमा आपको गलत गाइडलाइन दे रहा हो। महकमा आपको प्योरली आपके साथ आपको सेफ करके काम करता है। वो भले कुछ भी उनके साथ मामला तय हो रहे हो, वो एक अलग डिफरेंट चीज़ है। हमारे मशहूर मारूफ बहुत बड़े हमारे जो बिल्डर हैं वो कहते हैं कि फाइलों में पहिए लग जाते हैं। देखिए, किकबैक हम है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि किसी अफसर ने अपने जाली डॉक्यूमेंट्स पे आपको फना करवा के दिया। नहीं, ऐसा नहीं। वो ये कहता है कि अपनी लीगल चीज़ें मुझको ला के दे दो, तुम्हारा काम मैं आसान करवा दूंगा। उस फार्मूले के तहत आप चलें, लेकिन कोई इलीगल काम ना करें। हमने एनओसियाँ ली। हम सबसे पहले, हम गवादर जब गए, हम SDA गए, हम महकमों में गए। लोग महकमे में जाते हुए डरते हैं। हमने कहा भाई हमें यहाँ की NOC चाहिए। उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दो, आबाद की मेंबरशिप ले आओ, बिल्डर एंड डेवलपर का लाइसेंस ले आओ, जो खाता ख़रीद रहे हो उस खाते को अपने नाम करके ले आओ। 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। जब वो 3 चीज़ें दी तो उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो इंतहाई आसान होता है। वो हमने करके दी। हमें NOC 15-15, 20-20 दिन में मिली। लोग 5-5 साल तक नहीं ले पाते। जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर दें, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को जो कानूनी दायरा है उसमें लेके चलें। और बिनहसान उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। रीट्स के लिए मुश्किलात हैं, डॉक्यूमेंटेशन आसान नहीं है, लेकिन जिन जिन चीज़ों को हम कर चुके हैं और उसको हम प्रॉपर वे में दे रहे हैं। सही है। देखें, हम ज़मीन अगर हमारे नाम है तो हम रीट्स की तरफ जा रहे हैं। सही है। हम ये नहीं कह रहे कि फ़ला ज़मीन फ़ला के नाम है, NOC फ़ला के नाम है और डेवलपमेंट फ़ला कर रहा है। हम तो कह रहे हैं बिना एहसान के नाम ज़मीन है, बिना एहसान में से फैसल एहसान, फ़हद एहसान के नाम NOC हैं, खाते इन्हीं के नाम है, इन्हीं के नाम से चल रहे हैं और यही चीज़ जो है हम आगे लेके आ रहे हैं। तो जब आपका टाइटल क्लियर होता है ना, तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लग रही, मुश्किल नहीं लगती, फिर आसान दिख रही होती है। और फिर बेसिक चीज़ कि जहाँ नियत साफ, मंजिल आसान। अच्छा सर, मुझे हमारे देखने वालों को ये जो आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ, रीट्स, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये चीज़ें लाजमी होती हैं, मेरे देखने वालों को आसान अल्फाज में ये चीज़ बताएं क्या है और इसका तरीक़ेकार क्या है। देखें, जिस तरह शेयर्स होते हैं मार्केट में, शेयर्स आते हैं। हम जब नए नए कारोबार में आए थे 90s में, PPL ने अपना शेयर दिया था मार्केट में, कुछ 21,000 या 22,000 का एक अकाउंट होल्डर एक शेयर ख़रीद सकता था, और जिसके वो शेयर निकल जाते थे
उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। वो उसने हमारे शेयर निकले, हमने 21-22 हज़ार रुपये में लिए, बेचे हमने 1.5 लाख रुपए, तो वो उस वक्त 1.5 लाख रुपए बहुत लगते थे। तो वही पॉलिसी जो स्टॉक एक्सचेंज की है उसी को हम मद्देनज़र रखते हैं, उसी को हम लेके चलेंगे। जो हमारे शेयर्स होंगे, हम शेयर की क्या वैल्यू रखते हैं वो हम देखेंगे कि कानूनी तौर पे कि हम कितने लीगल वे में जा सकते हैं। 10 रुपये का शेयर, 15 रुपये का शेयर। फिर हमारी जो हाउसिंग स्कीम पे वो जो फंड है, डेवलपमेंट फंड वो कहलाता है, वो जब लगेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर होती है, तो फिर वो शेयर्स भी ऊपर होते हैं। ठीक है। तो वही तरीक़ेकार है, वही फार्मूला है। हाँ, अगर आप फंड ना इस्तेमाल कर सकें, आपकी नीयत में फतूर आ जाए, तो वो एक अलग वो है। लेकिन अब हम उस चीज़ से निकल चुके हैं कि ज़मीन हमारे अपने नाम है, चीज़ें हमारे अपने नाम है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको कंस्ट्रक्ट करके लोगों को हैंड ओवर करें, और लोग जो इसमें हमारे इदारे हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक है, कि उनके साथ हम इजी इंस्टॉलमेंट पे हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें कि वो अपना घर या अपना फ्लैट उस तवस्सुस से ले सकें और अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकें। अच्छा सर, रीट्स के बारे में जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने समझा है, तो मुख्तलिफ़ अक़साम में रीट्स हैं। जैसे कि आपको पता है डेवलपमेंट की होती है, रेंटल होती है और हार्डवेयर होती है। हार्डवेयर कोई ऐसा वर्ड है। तो मुझे ये बताएं कि आप किस रीट्स की तरफ जा रहे हैं और उसमें एक आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा उस आपकी एक्सचेंज से और इन तमाम चीज़ों से? लेकिन जैसे आपने रेंटल बोला जी, तो रेंटल में ज़्यादातर बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं Okay. कि वो रेंटल बेसिस पे दे रहे होते हैं। हमारी हम जो डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं वो हम अपनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से लेके जाना चाह रहे हैं कि अगर हम रीज में कामयाब होते हैं और एक हमारे पास डेवलपमेंट फंड आता है तो हम कंस्ट्रक्शन की तरफ हैं। ठीक। जहाँ लोगों को देखें, अगर आप कराची की इस वक्त सूरत हाल देखें तो कराची में कोई 5-6 लाख घरों की ज़रूरत है एट अ टाइम, कि आपको 5-6 लाख घर फौरी तौर पे चाहिए जो इस वक्त नहीं दे पा रहे। हम अगर उसमें से 100-200 घर बना के दे दें, 500-600 फ्लैट बना के दे दें, तो हम कुछ ना कुछ बोझ हल्का कर लेंगे। और अगर उसको लीगल वे में करके दें तो एक हमारा भी एतमाद आएगा लोगों के ऊपर कि एक बिन एहसान ने एक अच्छा शहर डेवलप करके लोगों को हैंड ओवर किया, तो लोगों को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी एक एतमाद आएगा कि नहीं भाई बिन एहसान ग्रुप से हम चल रहे हैं, इनके साथ हम हैं। जो हमारे साथ 2020 से चले आ रहे हैं, 2021 से लोग चले आ रहे हैं, उनका एक एतमाद आया बिन एहसान पे। कुछ रिटर्न पॉलिसी भी आई, हमने रिटर्न भी किया, कुछ को जल्दी किया, कुछ को लेट किया। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है आपको इत्माद बनाने में, डेवलप करने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने जो ये फ़ंड है इसको डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके आएँ, ताकि लोग जो हैं, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, वो शेयर की सूरत में इस चीज़ से हमारे जो फार्मूला है उससे फ़ायदा उठा सकें। ओके। तो मुझे ये बताएं कि सर आप जब ये शेयर्स भी मार्केट में ला रहे हैं और इंशाल्लाह ये जल्दी अमल में आ जाएगा, तो लोगों को आप क्या कहेंगे? आप किस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे कि हमारे शेयर लें या प्लॉट लें? देखिए, ये फिर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक फार्मूला होता है, उसमें मुख्तलिफ ब्रोकर होते हैं। वो बिल्डर का एक तरीक़ेकार अलग होता है, स्टॉक एक्सचेंज का एक तरीक़ेकार अलग होता है। तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज का हमारा होगा, जो रीट्स की हम फार्मूलेज होंगे, जो कानूनी तकाजे होंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि रीट्स जब आप लेने जा रहे हैं या शेयर्स की तरफ आएंगे तो क्या रेट रखना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं दूसरों जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अगर जो भी स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त मौजूद हैं तो वो तकरीबन अच्छे खासे रेटों पे अंदाज़ा आपको भी है, तो क्या उनको बीट तो चलें लेट करेंगे, लेकिन स्टार्ट क्या रेट रखना चाह रहे हैं आप? कुछ आइडिया देंगे ताकि अपने देखने वालों को? मेरा ख्याल है कि पहले हम अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है हम उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है। जब हम उन रिक्वायरमेंट को, कानूनी तकाजे को हम पूरे कर लेंगे तो फिर हम रेट की तरफ जाएंगे। हम ऐसा भी रेट नहीं रखेंगे कि लोगों को मुश्किलात हों, सही, और हम ऐसा भी नहीं रखेंगे कि हम भी ना कुछ काम कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को भी फ़ायदा दे सकें और उस फ़ायदे से जो हमारा मकसद है कि हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, हम फ्लैटों की तरफ जाएं, हम बेंगलोस की तरफ जाएं। हो सकता है कि हमारे साथ कोई अच्छा इन्वेस्टर आ जाए, वो कहे यार कि भाई ये इतना पैसा मैं लगाता हूँ, आप ये बिल्डिंगें बनाएं, मेरा क्या हिस्सेदारी होगी। बहुत कराची में इन्वेस्टर पड़े हुए, वो कहता है भाई मुझे 100 बेंगलो दे दो, मैं ये 100 बेंगलो बनाता हूँ। हो सकता है हमारे साथ वो लोग इन्वॉल्व हो जाएं। तो हम हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चल रहे हैं, जहाँ हम भी सेफ़ हों, हमारे अलॉटी भी सेफ़ हों और जहाँ हमारा इन्वेस्टर भी सेफ़ हो।
सही। सबसे बड़ा मसला जो है, देखें जब मार्केट क्रैश होती है ना, जी। तो इन्वेस्टर भी हवा में आ जाता है, बिल्डर भी हवा में आ जाता है, और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो बिल्कुल भी मर जाते हैं। बिल्कुल ही मर जाते हैं, सही कह लेकिन रहे हैं। हम, अगर आप इस वक्त बिन एहसान की सूरत हाल देखें कि जिस रेट पे हमने 2020 में अपने प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया और प्लॉटों के हमने रेट खोले, सही। आज उस जगह पे हम देखें तो 10% हम रेट को इंक्रीज कर चुके हैं डेवलपमेंट की वजह से। अब प्रॉपर्टी वो नहीं रही कि प्रॉपर्टी रखे रखे बढ़ जाएगी और लोग देखते रहेंगे और चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब प्रॉपर्टी, अगर आप एक हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं, जब तक उसमें अच्छी डेवलपमेंट नहीं करेंगे उसके रेट आगे नहीं बढ़ेंगे। लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। मैं ये कहूँ कि मैंने ये रोड बना दी, मैंने ये डेवलपमेंट कर दी, मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दी, मैं ये फार्म हाउस बना रहा हूँ या मैं ये गेट बना रहा हूँ, लोग साइड पे जाते हैं, मोबाइल निकालते हैं, पूरी वीडियो बनाते हैं और फिर कहते हैं फात भाई ने ये बातें बोली। लेकिन भाई साइड पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब वो साइड पे जाते हैं और जो बातें सुन के आते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें बोली और देखी, तो फिर वो मुतमईन होता है, फिर वो वीडियो नहीं डालता कि यार चलो मैंने देख लिया। हालांकि उसको चाहिए कि वो ये करे कि हाँ मैं ये बातें सुन के आया था, ये मैंने देखा और ये चीज़ें कन्फर्म है। यहाँ आए लोग, जिस तरह मैं ले रहा हूँ आप भी लें। ऐसा ही है। ये चीज़ें भी हमारी होना बाकी हैं। हम लोगों से ये कहेंगे कि जो लोग नेगेटिव वे करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग जो लोग रखते हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग भी रखें। अगर उनको कोई चीज़ मिल रही है तो उसको पॉजिटिव वे में रखें। सर, असल में बिल्डर के मामला जब चल रहे होते हैं, और आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो बिल्डर्स की जब नाम सुनते थे तो डर जाते थे, यार ये पता नहीं चीटर तो नहीं है, और लोगों ने चीट किया। और आज भी ऐसे प्रोजेक्ट कराची शहर और पूरे सिंध में खड़े हुए हैं जिनको पोजीशंस नहीं मिली। मैं हाईवे पे ही बता, आपके सामने ही है, बहुत सारे नाम आपके हमारे सामने हैं जिनको आज तक 10-10 साल से 15 साल हो गए और उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। अच्छा सर, अब ये चीज़, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका 100 एकड़ है, जितने भी प्लॉट्स हैं वो बुक हो जाते हैं, बुक होने के बाद क्या, या फ्लैट्स अगर आप बनाते हैं या कोई भी बनाता है, तो मैं आम सा एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, तो लोग ये फ्लैट्स बुक होने के बाद वो जब बुकिंग का जो रेट होता है, मिसाल आज मैंने 2025 में बुकिंग की तो मेरी 2028 में आपको डिलीवरी देनी है, तो 2028 में डिलीवरी देने के बाद अगर वो बिल्डर आगे चला जाता है 2 साल, तो वो हमसे आगे के 2 साल के रेट क्यों काउंट करता है, 2028 के रेट क्यों नहीं लेता? देखें, इसमें हर बिल्डर का फार्मूला एक अलग है। कुछ लोग होते हैं जो सेलिंग पे चल रहे होते हैं, कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं कि वो ज़मीन उठाते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, पूरा प्लाज़ा खड़ा कर देते हैं, फिर वो बेचते हैं। तो वो सही मतलब अंदाज़ा होता है कि उन्होंने बेचा और जेन्युइन रेट बना के बेचा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्लॉट ले लेते हैं और जितनी इन्वेस्टमेंट हुई उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया प्लॉट पे, फिर वो मार्केट के लिहाज से चल रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं और जैसे जैसे लोग दे रहे होते हैं वैसे वैसे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। जब अलॉटीज़ आपका डिले करता है, हमारे यहाँ शुरू में तो अलॉटीज़ जो हैं वो बड़े वक्त पे दे रहे होते हैं, 6 महीने 7 महीने तक तो बड़ा टाइम पे आता है जी, टाइम टू टाइम वो इंस्टॉलमेंट भी दे रहा है, अपने पेमेंट भी कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, फिर वो ढीला होता जाता है, फिर वो पेमेंट रोकता रखता है, फिर उसको 10 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लेट होता है। जो प्रॉपर वे में आपकी पे कर रहे हो, जो कैश पे ले रहे हैं या 50% पे ले रहे हैं, वो भी फंस जाता है, और जो इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है वो भी फंस जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो इसमें बहुत से अलॉटीज़ या बहुत से जो लोग प्रॉपर वे में दे रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, या जिसमें बिल्डर सख्त होता है कि जहां अलॉटी ने 2 इंस्टॉलमेंट डिले की, उसने उसका प्लॉट कैंसिल कर दिया या उसका फ्लैट कैंसिल कर दिया, वो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होते हैं, क्योंकि अलॉटी को ये पता होता है यार मैं पेमेंट रोकूंगा ये कैंसिल कर देगा। तो आप देखें कि 90% अगर आप कराची का पूरा सर्च करें, 90 या 95% एरिया बिल्डरों ने बनाया है, प्राइवेट बिल्डरों ने। तो वो जाहिर सी बात है कामयाब हुए हैं, डेवलप करके दिया उन्होंने, उनका नाम भी हुआ, उनसे लोग मुतमईन भी हैं। कुछ लोगों की वजह से बिल्डर बदनाम है, वो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे बिल्डर बदनाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपने फार्मूले पे, अपनी कंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं वो कामयाब है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आजकल हर चीज़ में सिंध हुकूमत इन्वॉल्व है, इसी तरीके से अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है। क्या आपकी प्रॉपर्टी में सिंध हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है?
मतलब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या सिंध हुकूमत से आप लोग बिल्डर्स जो है, ख़ासतौर में आपकी बिन एहसान की बात कर रहा हूँ, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, या आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है ये सारी? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट से तो अभी तक हमने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई नहीं है। गवर्नमेंट किस तरह आपके साथ आएगी? गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट नहीं कर रही। प्राइवेट बिल्डर जो हैं वो अपने तहत चल रहे हैं। हाँ, बैंकिंग को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जब आप सब लीज की तरफ जाते हैं या लीज आती है, तो फिर हाउसिंग में आपके बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट या पंजाब में, मुझे नहीं पता कि पंजाब में वहाँ क्या तरीक़ेकार है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि वो बिल्डरों को लोन दें या बिल्डर्स को वो एक फ़ंड दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें खुद चलना होता है, हमें अपने डीलरों को लेके चलना होता है, या जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं हम उनके तहत चल रहे होते हैं, और उन्हीं के साथ मिलके हम प्रोजेक्ट्स को कामयाब बना रहे होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक अच्छे अमाउंट की ज़रूरत होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अमाउंट पता भी नहीं चलता। अब तो आप सीवरेज लाइनें डालने भी जाएँ 10, 20, 50 एकड़ पे, तो सिर्फ पाइपलाइन ही आप लेने जाएंगे तो करोड़ों की तो खाली पाइपलाइन आ जाती है। पाइपलाइन आ जाती तो है। 2-2.5 करोड़ों पे डेवलपमेंट में पता भी नहीं चलते। आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छे इन्वेस्टर चाहिए, आपके पास अच्छी एक बैकअप हो, तो आप कामयाब हैं। कहीं बंदा रुकता भी है, जिसने हिम्मत हार ली तो वो हार जाता है, जिसने हिम्मत नहीं हारी, लगा रहा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता है। सर, M9 पे जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखें, M9 आने वाले वक्त में 5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल है ही M9। आप अगर कराची को इस वक्त देखें, आप नॉर्थ साइड पे चले जाएं या चारों जोन को अगर आप देख लें, तो आपके पास जगह कहाँ है कि आप हाउसिंग स्कीमों को मज़ीद ला सकें। तो सिवाय M9 के आपके अलावा आपके पास और कोई जगह नहीं है कि जहाँ आप एक बड़ी हाउसिंग स्कीम लेके आएँ। अब जैसे मलीर एक्सप्रेस वे गिर रहा है, वो DHA और बहरिया के दरमियान में गिर रहा है। वो M9 को बेसिकली पूरे M9 पे अफेक्ट करेगा, वैल्यूज़ को अफेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेगा। जो इस टाइम अपने प्रोजेक्ट को संभाल गया, डेवलप कर गया, आने वाले 2 साल उसी बिल्डर के। अच्छा सर, आपने अपने फॉर्म्स में बिन एहसान की जो भी आपने वेबसाइट्स बनाई हैं, उस वेबसाइट में आपने बुकिंग ओवरसीज़ के लिए ऑनलाइन बुकिंग्स का सिस्टम रखा हुआ है, जो कि बहुत कम बिल्डर्स करते हैं ये सब। तो मुझे ये बताएं कि किस तरीके से जो है ये ओवरसीज़ आपके साथ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ओवरसीज़ के बारे में आप जो है थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में आके बात करें, ताकि उनके लिए इजी हो आप के साथ बुकिंग करवाना। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई मेरे भाई को ना पता चल जाए, मेरी बहन को ना पता चल जाए कि मैंने बिन एहसान में या XYZ किसी में बुकिंग करवाइए, तो वो सिक्योरिटी कैसे फील करेगा आपसे इन्वेस्टमेंट करने में? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। बहुत सारे लोग हमारे डरते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, क्योंकि जब वो उनके पैसा डूबता है तो वो मजाक का बाइस बनते हैं। क्या मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उधर नहीं इन्वेस्टमेंट करना, 100% उधर नहीं किया ना। तो ये एक बहुत अच्छा है। हमने प्योर अपनी जो बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर की वेबसाइट है, उसमें तमाम हमने ऑनलाइन सिस्टम डाला हुआ है। बुकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम सारा ऑनलाइन रखा हुआ है। उसमें तमाम चीज़ें हमने दी हुई हैं। अब गूगल पे सारी चीज़ें आपकी दली हुई होती हैं। ऐसा ही है। आप साइट को विज़िट करना चाहें, साइट को विज़िट करें, तस्वीरें देखें। आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे ऑन साइट पे, जो है हकीकत है, जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, भाई यही है। डेवलपमेंट अच्छी है, छोटी है, बड़ी है, बहुत अच्छी है, हमने यही डेवलपमेंट की। आने वाले वक्त में हम यही डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि और अच्छी से अच्छी लाएं। लेकिन जो की हुई है वही हम दिखा रहे हैं। हम ख्वाब नहीं दिखा रहे, हम हकीकत दिखा रहे हैं। अब फैसला आपने करना है। हम प्लॉट फाइल नहीं बेच रहे, हम प्लॉट बेच रहे हैं। हम वो नहीं कह रहे कि यार आप आज प्लॉट लोगे तो 3-4 साल बाद हम आपको पोजीशन देंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी जगह को पसंद करें, आपको ये प्लॉट पसंद आता है, आप उसकी डिमार्केशन करें, आप तामीरात पे जाएं। तो अब ओवरसीज़ का वो जो एक खौफ है वो ख़त्म कर दिया बिन एहसान ने, कि एक प्लॉट लेंगे तो 5 साल बाद पोजीशन मिलेगी, पता नहीं कब जाके हम बना पाएंगे। वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म। आप चीज़ों को देखें, ऑनलाइन सिस्टम हमने बड़ा नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। हमारी तमाम चीज़ें वेबसाइट पे हैं, फॉर्म हमारे वेबसाइट पे हैं, उसमें तरीक़ेकार बुकिंग का जो पेमेंट शेड्यूल है वो सारा हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है। आसान हमने किया हुआ है। उनको जो फ़ाइल है वो किस तरह मिलेगी,
आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के भी जो हमारी टीमें हैं उनसे हम रब्ता करा सकते हैं कि आप वहाँ बैठ के अपनी चीज़ों को तामीर कर सकें। हमारी यहाँ मस्जिद बन रही है और जो मस्जिद बना रहे हैं वो अमेरिकन, पाकिस्तान नज़ात अमेरिकन है और वो वहाँ बैठ के अपनी मस्जिद को तामीर कर रहे हैं और देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इस वक्त तो इस अगर वक्त सही तरीके से देखिए जो है वही बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एतमाद की कमी है, डरे बैठे हुए कि यार फला स्कीम में मैंने 1 करोड़ का लिया था, आज वो 50 लाख का भी नहीं बिक रहा। हमारी पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, हमारी रसीद अगर 5 लाख से की है या 50 करोड़ की है तो हम उस रसीद के ज़िम्मेदार हैं। लेट सवेर कर सकते हैं उसको रिटर्न करने में। अगर हमारे यहाँ प्रॉपर्टी हमारी ऊपर बिन एहसान के ऊपर गई है तो हमारे पास रिटर्न करने नहीं आएगा। अगर मार्केट नीचे हो गई, 50 लाख की चीज़ 25 लाख की हो गई तो तब आएगा कि यार फात भाई ये मैंने 50 लाख का लिया था, ये तो 25 लाख की मार्केट में नहीं बिक रही, तो हम उस 50 लाख के हम जिम्मेदार हैं। तो ये आपने अपनी रिटर्न पॉलिसी क्या बनाई है? ये जो बात हो रही है मेरा ख्याल है रिटर्न की हो रही है, तो मुझे इसकी थोड़ी सी ब्रीफ करें। रिटर्न पॉलिसी क्या है आपकी इस प्रोजेक्ट की? रिटर्न पॉलिसी बिन एहसान की बहुत स्ट्रांग है। हम कहते हैं चाहे प्रोजेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, हम तुम्हारे पैसे के जिम्मेदार हैं। तुम हमें 1 लाख दे रहे हो या 1 करोड़ दे रहे हो, हम अपनी रसीद के जिम्मेदार हैं। अगर प्रोजेक्ट ऊपर चला गया, प्लॉट के रेट ऊपर चले गए तो आपके पास वो रिटर्न कराने नहीं आएगा। अगर प्लॉट के रेट नीचे हो गए, प्रोजेक्ट नीचे आ गया, तो वो आएगा कि यार फाद मैंने तुमसे 1 करोड़ का लिया था, तो 25 लाख में नहीं बिक रहा, तो मैं ये कहूँगा ये 25 में बिके या 50 में बिके, तुम्हारे 1 करोड़ का मैं जिम्मेदार हूँ। और हमने ये बात साबित भी की, हमने लोगों को रिटर्न भी करके दी। टाइम लगा हमें, जब मार्केट ऊपर नीचे होती है तो बास लोगों को हमने लेट दिए, बास लोगों को हमने फौरी दिए, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हमने 20% काटा या 10% काटा या 1% काटा। जितने की हमने रसीद दी उसकी हमने जिम्मेदारी ली, उसकी आपने जिम्मेदारी ली। अच्छा सर, ये रिटर्न पॉलिसी पे भी आपसे बात हो गई, मुझे थोड़ा सा अब आप आ जाएं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि मुझे एनओसी के बारे में आप प्रॉपर बताएं कि किस तरीके से आपकी एनओसी इस वक्त क्या पोजीशन पे है। एनओसी अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पे सबलीज़ वगैरह दे देते हैं, तो ये क्या डिपेंड सबलीज़ और लीज़ एनओसी पे डिपेंड करती है या क्या ऐसा मामला है? हर प्रोजेक्ट में एनओसी का सबसे बड़ा मसला एनओसी एक अलग सिनेरियो है कि जब आप प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो एक महकमा है SDA 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी रिक्वायरमेंट है, आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें आपको प्रोजेक्ट की एनओसी मिलेगी। ओके। SBCA है वो आपको एडवर्टाइजमेंट की एनओसी देती है, उसकी आपने रिक्वायरमेंट कर दी, पहले आपने SDA की एनओसी लेनी है, फिर आपने SBCA की लेनी है। उसके बाद सब लीज की बारी आती है जब आप डेवलप कर दें। डेवलपमेंट करके लोगों को आप पोजीशन दे दें, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर आप सब लीज की तरफ जाते हैं। सब लीज भी उस वक्त होती है जब खाता मेरे नाम हो, एनओसी मेरे नाम पे, खाता मेरे नाम, मेरे से मुराद ये है कि हम 2 भाई हैं ना, फैसल एहसान और फहद एहसान, जो भी खाता है वो हम 2 भाइयों के नाम पे, एनओसी हम 2 भाइयों के नाम पे। तो अब जब हमारे नाम पे तो बिल्डर फिर आपको सब लीज करके देता है। सही। सब लीज देने के बाद फिर यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है, फिर आप मालिक हैं, सदाबहार मालिक हैं आपका। फिर वो पावर पे जाती है, सब पावर पे जाती है, फिर DC इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बिल्डर का काम है सब लीज तक देना। सब लीज देने के बाद बिल्डर फिर आज़ाद हो जाता है। तो सर क्या अभी कब तक आपके प्रोजेक्ट पे रहाइश हो जाएगी? आप कल से अपनी कंस्ट्रक्शन अभी कुछ रहायशी लोग हैं? अभी हम वहाँ पे एक अपना फार्म हाउस बना रहे हैं, एक मस्जिद बना रहे हैं। जो हमारे वहाँ मकामी जो काम कर रहे हैं, जो हमारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वहाँ कर रहे हैं, हमने उनको रिहाइश दी हुई है, उनके घर बने हुए हैं, उनको पानी बिजली गैस हमने प्रोवाइड की हुई है। तो सर ये पानी बिजली गैस का मुझे थोड़ा सा बताएं, ये यहाँ तक आ चुके हैं पानी बिजली? देखिए गैस को अभी थोड़ा सा इसलिए कि कम से कम 40 मकानात हों तो गैस आपको प्रोवाइड, उनकी पॉलिसी है। इलेक्ट्रिक का ये है कि वो भी 30-35 मकानात हों तो वो आपको कनेक्शन दे देते हैं। PMT वहाँ मौजूद है क्योंकि हमारे बिल्कुल बराबर में सूरती एक टेक्सटाइल मिल है, वहाँ तकरीबन 10-11 हज़ार बंदा काम करता है। तो पानी बिजली गैस की लाइनें वहाँ आई हुई हैं जिसका बेनिफिट हमें भी मिला हुआ है। तो हम वाहिद हैं जिस पे पानी बिजली गैस की NOC भी है और लाइनें भी मौजूद हैं। अभी गैस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक 30-35 मकानात ना बन जाए। इलेक्ट्रिक हम दे सकते हैं कि PMT लगा के हम उनको इलेक्ट्रिक फराम कर सकते हैं। पानी की हमारे पास अपनी लाइन है, हमने वहाँ बोर भी किए हुए, 600 650 गज की फिट पे हमने बोर किया हुआ है। अच्छा पानी है, बेहतरीन पानी है। आप वहाँ जाएं, हमारी ग्रीनरी भी हो रही है वहाँ पे, हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और बहुत इत्मीनान के साथ, मुतमईन के साथ टीमें हमारी वहाँ मौजूद हैं। लोग वहाँ विज़िट करें, देखें, उन्हें ख़ुद अंदाज़ा होगा
कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारे सोहराब गोड या अलासिफ से आपके M9 का जो इस वक्त थोड़ा सा रुझान जो हमारे पब्लिक का जाने का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मलिर से अपनी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, तो आपने कोई इस पे प्लान किया है? जी, हमने भी किया हुआ है कि हमारी भी शेडल सर्विस चलेगी। अच्छा, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है ना, तो ये आपका जो ट्रांसपोर्ट है ये बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि M9 पे या नूरियाबाद पे ट्रैफिक नहीं है या ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमारी स्कीमों से पहले से लोग रह रहे हैं, वो कराची आते थे, नूरियाबाद जाते थे, हैदराबाद जाते थे। तो आप जब मेन M9 पे हैं तो ट्रांसपोर्ट तो आपके सामने से गुजर रही है। बिल्कुल सामने से गुजर तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, रुकती नहीं है सर। रुकती हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे जो मकामी हमारे यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, मैं तो इस बात का गवाह हूँ कि वो सैलरी लेने ऑफिस आते हैं, तो वो कैसे आते हैं? वो साइड से रुकते हैं, वो सही बस कह रहे में बैठते हैं, ऑफिस आते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन फिर भी शटल सर्विस का हमने रखा हुआ है। जैसे जैसे आबादी होगी हम उसको और बढ़ाते जाएंगे, और बिल्कुल वो हमारी जिम्मेदारी है। जो जो हमारी जिम्मेदारी होंगी, हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी हाउसिंग स्कीम को फुल प्रूफ साबित करें कि वाकई एक प्रॉपर हमने हाउसिंग स्कीम बना के लोगों को हैंड ओवर। बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक प्रोजेक्ट जो कि स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये रुझान आप लोग एक नया शुरू कर रहे हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में जाने का, जिससे शेयर्स की तादाद जो है बढ़ेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा दोबारा आपको जो है शेयर्स की तरफ लेके आ रहा हूँ। एक बंदे ने आपसे शेयर्स परचेस कर लिए, अब वो आपसे प्लॉट अभी उसने परचेस नहीं किया, अब वो ओवरसीज़ में या कराची में या किसी भी हिस्से में, ज़ाहिर है आप एक चीज़ अनाउंस कर रहे हैं, तो उसने आपसे शेयर्स अपने परचेस कर लिए, तो वो शेयर्स होल्डर कहलाएगा या आपका यूनिट होल्डर? क्योंकि बेसिकली बिल्डर हैं आप, तो यूनिट पे आप उसको यूनिट दिखा के आप उसको शेयर्स सेल कर रहे हैं। देखें, शेयर्स में मेरा ख्याल है जो ये शेयर होल्डर होते हैं जी, शेयर्स नहीं कहलाते, ये यूनिट ही कहलाते हैं। ओके। और हम नहीं स्टॉक एक्सचेंज में ये स्टॉक- यूनिट कहलाते हैं। और हम नहीं इसको शेयर्स हम सेल करते, ये प्रॉपर एक महकमा है, प्रॉपर एक इदारा है जो स्टॉक एक्सचेंज का कहलाता है, वही इनको चलाते हैं, वही फ़ंड रिलीज़ करते हैं, वही फ़ंड उनसे लेते हैं। प्रॉपर एक बैंकिंग जो उनका सिस्टम है, उसी से आपको वो मिल रहे होते हैं कि कभी शेयर्स, नए शेयर्स कौन से आ रहे हैं, कौन से शेयर्स ख़रीदने चाहिए, कौन से नहीं ख़रीदने चाहिए। अब हम मार्केट में कोई नए तो है नहीं कि हम ज़मीन लेके आज शुरू हो रहे हैं, हम तो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करके कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब हम एक पीछे से होमवर्क करते आ रहे हैं। आज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं रीट की, तो हम 5 साल का हमारा मेहनत है कि हम किस बेस पे ये लेके आ रहे हैं। पीछे एक बेस है ना कि भाई स्टॉक एक्सचेंज वाले कहें भाई आपको क्यों हम स्टॉक ये आपके शेयर्स बिकवा के आपको फ़ंड करें, आप क्या करेंगे, कल आप भाग गए तो क्या है। तो एक पूरा हमारा एक बैकअप है कि भाई अगर हम इस पे जा रहे हैं, इस फार्मूले पे जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इस फंड से हमने क्या करना है, और इस फंड से लोगों ने क्या फ़ायदा उठाना है। तो ये प्रॉपर एक टीमें हैं बिन एहसान की, जो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे हमारी चीज़ें हाईलाइट होती जाएंगी, ताकि वक्त के साथ साथ हम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते जाएं और लोग उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, जो इस वक्त आपकी ग्रीन वैली जो है, इस प्रोजेक्ट में जिस तरीके से आपने बताया कि 89 या 100 एकड़ से आपने स्टार्ट किया था, तो इसका क्या परसेंटेज आपने कैलकुलेशन की हुई है कि आप रेजिडेंशियल इतना रखा है, कमर्शियल इतना रखा है? जिस तरीके से आपने कहा कि भाई 40 फीट का हमने रोड रखा हुआ है, रोड तो आपने बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है, बल्कि आपने कहा गली का जो अंदर का जो 24 फीट नॉर्मल होता है वो आपने 40 फीट रखा हुआ है, ज़बरदस्त किया हुआ है। लेकिन सर इसका परसेंटेज मुझे ज़रा बताएं कि एम्यूनिटीज़ कितनी हैं आपके पास, रेजिडेंशियल आपने कितना रखा है, कमर्शियल। ये मैं अपने नाजरीन जो हमारे देखने वाले हैं, जो कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये उनके लिए थोड़ा सा मुझे देखें, आप जब जाते हैं किसी स्कीम के नक्शा अप्रूव के लिए, NOC के लिए, तो उनके बाईलॉज होते हैं। ओके। हम गवादर में गए, उनके बाईलॉज से कि वहाँ 4%, 60% रेजिडेंशियल, 4% कमर्शियल, 2% आपकी एम्यूनिटीज़ होती थी। हम SDA गए तो SDA में भी यही फार्मूला था कि 5% कमर्शियल, 60% रेजिडेंशियल और 2% एम्यूनिटीज़। हमने उसी को फॉलो किया। रेजिडेंशियल में जब हमने रोडें बड़ी की, तो हमारा रेजिडेंशियल रेशियो जो 60% था वो कम होके हमारा 30% पे आ गया। तो उस पर हमें कोई वो नहीं कि हमारा रेजिडेंशियल एरिया कम हो रहा है, लेकिन क्या है कि जो हम डेवलप कर रहे हैं उस प्लॉट की वर्थ ज़्यादा हो रही है। आप अगर 24 फीट के प्लॉट की वर्थ देखें किसी भी डेवलप स्कीम में, उसके रेट अलग होंगे, लेकिन वही प्लॉट आप देखेंगे 40 फीट रोड पे, उसकी
वर्थ अलग होगी। अलग होगी। 100 फीट की रोड पे उसकी वर्थ बिल्कुल अलग होगी, 150 फीट रोड पे उसकी वर्थ बिल्कुल अलग होगी। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ आपने रोडें चौड़ी कर दी आपने प्लॉट की वर्थ वहीं की वहीं होती है। जहाँ रोड्स बड़ी होती हैं वहाँ आपके प्लॉट्स की, कमर्शियल की रेट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अच्छा सर, ये जो प्रोजेक्ट्स में ये बड़ी बड़ी जो सुपर मार्केट्स जो बनती हैं, ये सुपर मार्केट्स आके खुद आपके पास इन्वेस्टमेंट करती हैं या आप उनको ऑफर करते हैं या आप खुद वो सुपर मार्केट हमारी तो ख्वाहिश ये होगी कि हम डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऐसी करें कि लोग खुद आएँ कि यहाँ मैं अपना स्टोर बनाऊँ, यहाँ मैं अपना सिस्टम लाऊँ, यहाँ मैं अपने रेस्टोरेंट लाऊँ। हमारी तो ये कोशिश है कि देखें कोई भी जो ये काम करने वाले लोग हैं, मैं अगर कहीं पे जाऊं तो कोई चीज़ मुझे समझ में आएगी तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि यहाँ मैंने घर बनाना है या यहाँ मैंने अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया करना है या यहाँ पे मैं ये करूँ। जब तक चीज़ आपको नज़र और समझ में नहीं आएगी ना, आपकी ख्वाहिश भी नहीं होगी। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऐसी करें कि स्टोर्स आके कहें कि यार यहाँ पे मुझे स्टोर दे दो, मैं स्टोर बनाऊँगा, यहाँ मुझे जगह दे दो, मैं यहाँ रेस्टोरेंट बनाऊँगा। तो ये हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को अपनी तरफ लेके आएं। फहद साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप कोई मैसेज अगर देना चाहें ओवरसीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग और आप लोग चाहते हैं कि हमारे जो ओवरसीज़ इस वक्त जो परेशान हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, जो सहूलत हमने ढूंढ के ये प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज दे दें प्लीज़। देखिए, इस वक्त बेस्ट मौका है आपके लिए इन्वेस्टमेंट का। बेनहसान में, बेनहसान ग्रीन सिटी में आप, हमारी करेंसी इस वक्त बहुत डाउन है। तो अगर हम 26 लाख, 50 लाख या 75 लाख या 1 करोड़ को हम डॉलर्स में या पाउंड्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो एक बहुत कम रेट पड़ते हैं उनके लिहाज से। उनके $1000 भी एक अहमियत रखते हैं, $2000 भी उनके लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि कम शॉर्ट अमाउंट में वो एक डेवलप सोसाइटी में वो प्लॉट ले रहे हैं जो कल से नहीं आज से तामीर करें। जो उनके जहन में एक होता है कि यार पता नहीं डेवलपमेंट हम कर पाएंगे, हमें प्लॉट का पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये ना हो कि हम प्लॉट बुक करा लें बिल्डर भाग जाए। उन सब चीज़ों से हम बहुत दूर निकल चुके हैं। आप आएँ, अपने प्लॉट पे खड़े होके अपने प्लॉट की सब लीज के साथ आप कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन के लोग हमारे साथ हैं, टीमें हमारे साथ हैं। प्रॉपर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद आप हमसे प्लॉट खरीदें। सर, सलाम प्रॉपर्टी का पॉडकास्ट आपके सामने है, इसके बारे में कुछ कहें। बहुत अच्छा पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे सवालात, और इंशाअल्लाह ताला बेनहसान सलाम प्रॉपर्टी के साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले वक्त में अपने प्रोजेक्ट को यहीं से लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये पॉडकास्ट सलाम प्रॉपर्टी की जानिब से किया जा रहा है। आपने ये तमाम चीज़ें देखी। हमारी जो कोशिश है वो यही है कि जितनी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त कराची में चल रहे हैं, उनको हम आपके सामने, उनके तमाम चीज़ें जो लीगल चीज़ें हैं वो आपके सामने लाएं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो हमारे बाहर मुल्क में रहने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो ईज़ी तरीके से प्रॉपर्टी ख़रीद सकें। एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद।